हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रभुदास नायर और मैं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल बायो माइंड्स में स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 4 है या फिर पार्ट 4 है, जो कि हमारी जो लेक्चर सीरीज़ है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में से। ये लेक्चर आज का लास्ट लेक्चर रहेगा या फिर लास्ट पार्ट रहेगा आपके इस चैप्टर का रिप्रोडक्शन एनिमल्स में से। इसमें का जो कुछ जो टॉपिक्स है जो हम पढ़ने वाले हैं, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स रहेंगे, मेटामॉर्फोसिस, क्लोनिंग, उसके बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप्स रहेंगे। देर ना करते हुए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस मीन्स द ड्रास्टिक चेंजेस दैट ऑकर ड्यूरिंग एन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन लार्वा इनटू एन अडल्ट। मतलब ये ऐसे चेंजेस होते हैं जो बड़े पैमाने पर होते हैं, मतलब इमेंस होते हैं, स्ट्रॉन्ग चेंजेस होते हैं। मतलब कोई इंडिविजुअल अपने लार्वल स्टेज में जब होता है और जैसे ही वो अडल्ट बनता है तो एकदम ही डिफरेंट दिखने को लगता है। मतलब लार्वल स्टेज और अडल्ट स्टेज एक दूसरे से अलग है, पर बहुत ही बड़े पैमाने पर अलग है। इतना उसके अंदर चेंजेस आ जाता है कि आप उसको समझ ही नहीं पाते हो कि ये इसका अडल्ट स्टेज था और ये इसका लार्वल स्टेज था। मेटामॉर्फोसिस मीन्स द ड्रास्टिक चेंजेस दैट ऑकर ड्यूरिंग एन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन लार्वा इनटू एन अडल्ट। मतलब ऐसे चेंजेस होते हैं कि लार्वा अपने अडल्ट स्टेज से बिल्कुल ही डिफरेंट दिखता है या फिर अडल्ट स्टेज अपने लार्वल स्टेज से बिल्कुल भी अलग दिखता है। उनका फिजिकल अपीयरेंस टोटली बदल जाता है। उसके बाद में मेटामॉर्फोसिस कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? इट कैन बी सीन इन फ्रॉग, बटरफ्लाई एंड सिल्कवर्म। मतलब फ्रॉग में, बटरफ्लाई में और सिल्कवर्म में आपको मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलेगी। अब इनकी थोड़ी सी लाइफ साइकिल देखते हैं कि कैसे इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस आती है। तो सबसे पहले लाइफ साइकिल हम देखेंगे बटरफ्लाई के अंदर। लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, सबसे पहले स्टार्टिंग में एग होते हैं, उसके बाद कैटरपिलर बनता है, मतलब ये इंसेक्ट की तरह होता है। उसके बाद एक प्यूपा स्टेज आती है और लास्ट में बटरफ्लाई बनता है। मतलब आप सोचो कि कोई इंडिविजुअल, कोई एक ऐसा लिविंग थिंग अपने अर्ली स्टेज में एक इंसेक्ट की तरह है, लार्वल स्टेज में इंसेक्ट की तरह है, और जैसे ही वो अडल्ट बनता है तो बटरफ्लाई बन जाता है। मतलब इंसेक्ट कहाँ और बटरफ्लाई कहाँ, कितना फर्क आ गया है। तो ऐसे चेंजेस को कहा जाता है ड्रास्टिक चेंजेस, ऐसे चेंजेस जो बड़े पैमाने पर आते हो। आप इसको कंपेयर करो, एक कैटरपिलर और कैटरपिलर के बाद में प्यूपा और लास्ट में जब वो अडल्ट बनता है तो बटरफ्लाई। मतलब कैटरपिलर स्टेज इंसेक्ट की तरह रहेगी और बटरफ्लाई स्टेज एक अलग ही रहेगी। तो इतना चेंजेस आ जाता है। आप देखते हैं हम फ्रॉग के डिफरेंट स्टेजेस, जो कि फ्रॉग जो होती है उसके स्टेजेस कैसे होते हैं। उसमें होता है एग, फिर अर्ली टैडपोल। ये जो टैडपोल है, अर्ली टैडपोल और लेट टैडपोल, ये एक्वेटिक की तरह बिहेव करते हैं। मतलब ये ऐसे लिविंग थिंग्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पानी में रह पाते हैं। पानी के बाहर अगर ये आ गए तो इनकी डेथ हो जाएगी। और जैसे ये अडल्ट स्टेज में जाते हैं तो फ्रॉग बन जाते हैं। फ्रॉग एक एम्फीबियन है। एम्फीबियन मतलब ऐसे लिविंग थिंग्स जो ज़मीन के ऊपर भी रह सकते हैं और पानी के अंदर भी रह सकते हैं, उसे एम्फीबियन कहा जाता है। तो आप देखिए कि अर्ली टैडपोल और लेट टैडपोल ये एक्वेटिक की तरह बिहेव कर रहे हैं, मतलब ये सिर्फ पानी के अंदर रहेंगे। पर जैसे ही वो अडल्ट बन जाते हैं तो वो एक एम्फीबियन की तरह बिहेव करते हैं। और हम ये जो दो स्टेज देख रहे हैं, बटरफ्लाई की और फ्रॉग की, इन दोनों के अंदर इनके मेटामॉर्फोसिस को सक्सेसफुली आगे ले जाने के लिए कुछ हार्मोन्स की ज़रूरत लगती है। जैसे अगर आप बटरफ्लाई की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 2 हार्मोन्स लगेंगे अगर बटरफ्लाई के अंदर मेटामॉर्फोसिस करानी है तो। वो 2 हार्मोन का नाम है, पहले हार्मोन का नाम है जुवेनाइल हार्मोन और दूसरे का नाम है इग्डियोसोम। अगर ये 2 हार्मोन नहीं रहेंगे तो बटरफ्लाई के अंदर मेटामॉर्फोसिस देखने को नहीं मिलेंगे। वहीं पर फ्रॉग के अंदर भी एक हार्मोन आता है जिसका नाम है थायरॉक्सिन। अगर थायरॉक्सिन नहीं रहेगा तो फ्रॉग के अंदर मेटामॉर्फोसिस आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो मेटामॉर्फोसिस क्या होती है, कहाँ कहाँ देखी जाती है और इसके अंदर कौन से हार्मोन्स आपको देखने को मिलते हैं, वो सभी हमने यहाँ पर डिस्कस की है। नाउ अबाउट द क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या होती है, क्लोनिंग सबसे पहले कहाँ की गई थी, वो हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। क्लोनिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग और प्रोड्यूसिंग एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म और अ सेल और एनी अदर लिविंग पार्ट बाय
नॉन सेक्सुअल मेथड और असेक्सुअल मेथड। मतलब ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी की एग्जैक्ट कॉपी बनाई जाएगी, और वो एग्जैक्ट कॉपी एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म भी रह सकता है, ये या फिर कोई एक सेल रह सकता है, या फिर कोई एक लिविंग पार्ट भी हो सकता है। मतलब कोई इंडिविजुअल की एक एग्जैक्ट कॉपी बनाई जाएगी जिसमें वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म भी रह सकता है पूरा की पूरा, या फिर कोई एक सेल रह सकती है, या फिर कोई एक लिविंग पार्ट भी रह सकता है। सिंपल वे में अगर समझना है, मेकिंग द एग्जैक्ट कॉपी, मतलब किसी चीज़ की एग्जैक्ट कॉपी जब हम बना रहे हैं तो उसे कहा जाएगा सिंपल वर्ड्स में क्लोनिंग, किसी की एग्जैक्ट कॉपी बनाना। द इंडिविजुअल क्लोन डेवलप इन दिस प्रोसेस इज फिजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल टू इट्स पेरेंट। अब जो भी इस प्रोसेस में क्लोन बनेगा, मतलब जो भी हम इंडिविजुअल बना रहे हैं, जिसका हम क्लोन बना रहे हैं, या फिर जो क्लोन बनने वाला है, वो फिजिकल रूप से, मतलब बाहरी रूप से, दिखावट के हिसाब से, या फिर जेनेटिकली मतलब जीन्स के मामले में वो पूरा की पूरा आइडेंटिकल रहेगा उसके पेरेंट्स के साथ में। मतलब जो भी क्लोन बनेगा, जो भी डुप्लीकेट कॉपी बनेगी, वो फिजिकली मतलब बाहरी रूप से, जेनेटिकली मतलब जीन्स के रूप से आइडेंटिकल रहेगा अपने पेरेंट्स के। मतलब जैसा पेरेंट है एग्जैक्टली वो पेरेंट के तरह ही दिखेगा। उसके बाद में इन विल्मट एंड हिज कलीग्स वेर फर्स्ट टू क्लोन अ शिप। एक इन विल्मट नाम के एक व्यक्ति थे और उनके कुछ कलीग्स थे, उनके कुछ साथीदार थे, जिन्होंने पहली बार एक शिप को क्लोन बनाया था। मतलब एक शिप थी, उसकी एग्जैक्ट कॉपी बनाई गई थी। एक पूरा जो शिप था उसके एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉपी बनाई गई थी इन विल्मट के द्वारा, और उनके कुछ साथीदार थे, कलीग्स के द्वारा बनाई गई थी। द नेम ऑफ द शिप वॉज डॉली। जो क्लोन शिप थी, जो इंडिविजुअल जिसे क्लोन किया गया था, वो एक मैमल था। मैमल्स मतलब मिल्क गिविंग एनिमल्स, और उस मैमल का नाम था डॉली। और डॉली का जन्म हुआ था 5 जुलाई 1996 में। सो द फर्स्ट टाइम द क्लोन शिप वॉज देयर एंड द नेम ऑफ दैट क्लोन शिप वॉज डॉली. The Dolly was born on 5th July 1996. The cloning was done at Roslin Institute in Edinburgh, Scotland. तो क्लोनिंग कहाँ पर हो गई थी? रोजलिन इंस्टीट्यूट इन एडिनबर्ग, जो कि स्कॉटलैंड में आता है। तो स्कॉटलैंड एक देश है जहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है रोजलिन, वहाँ पर ये क्लोनिंग की गई थी। तो क्लोनिंग क्या है? मेकिंग और प्रोड्यूसिंग एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एन इंडिविजुअल, जो कि कंप्लीट ऑर्गेनिज्म भी रह सकता है, एक सेल भी रह सकता है, फिर लिविंग पार्ट भी हो सकता है ये। और जो क्लोनिंग है, जो सबसे पहले क्लोन की गई थी, वो एक शिप थी जिसका नाम डॉली था, और ये क्लोनिंग जो की गई थी इन विल्मट और उनके साथीदार के द्वारा की गई थी। सो लेट्स हैव अ लुक एट अ स्टोरी ऑफ डॉली, हाउ डॉली वॉज मेड विच वॉज अ क्लोन शिप। सबसे पहले एक फीमेल फिन डॉर्सेट शिप होती है। उस फीमेल फिन डॉर्सेट शिप के अंदर जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, जिसे आप UDDER अडर भी कह सकते हो, सो उस ग्लैंड में से एक सेल को आइसोलेट किया गया था, मतलब एक सेल को निकाला गया था। और उस सेल को निकालने के बाद में से उसमें से सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस को निकाला गया था। तो सबसे पहले एक फीमेल फिन डॉर्सेट शिप होती है। उस फीमेल डॉर्सेट शिप में से जो उनके मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, मिल्क गिविंग ग्लैंड्स जो होते हैं, उसमें से एक सेल को निकाला गया। उसके बाद में जब सेल निकाली गई तो उस सेल में से सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस को लिया गया। सो फीमेल फिन डॉर्सेट शिप में से इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियस को लिया। उसके बाद नेक्स्ट शिप जो थी, जिसका नाम था स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव, इसके अंदर से इन्होंने एक गैमेट लिया जो कि एग होता है। उन्होंने एक गैमेट लिया जिसका नाम एग था। उस गैमेट में से, उस सेल में से, उस एग में से उन्होंने न्यूक्लियस को निकाल दिया और सिर्फ उसकी आउटर कवरिंग ली। सो एक शिप में से इन्होंने सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस लिया है, और दूसरे शिप में से इन्होंने सिर्फ और सिर्फ उस सेल की आउटर कवरिंग ली है। यहाँ पर न्यूक्लियस को निकाला गया है और यहाँ पर न्यूक्लियस को लिया गया है। एक तरफ से इन्होंने आउटर कवरिंग ली है और एक तरफ से इन्होंने न्यूक्लियस लिया है। अब इन दोनों का फ्यूजन किया गया था। न्यूक्लियस और जो आउटर कवरिंग थी, इन दोनों को फ्यूज़ किया गया था, मिलाया गया था। और जैसे ये फ्यूजन हुआ, मिक्सअप हुआ, तो इसको इम्प्लांट किया गया, इंसर्ट किया गया वापस से स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव के अंदर।
और धीरे धीरे इस नॉर्मली इसका डेवलपमेंट हुआ, और जब डेवलपमेंट होने के बाद में कुछ दिनों के बाद में डॉली वॉज बॉर्न। सो डॉली जो शिप है वो बॉर्न हो गई थी। पर ये जो डॉली शिप बनी थी वो एग्जैक्टली इसकी तरह दिख रही थी, जो कि फिन डॉर्सेट शिप थी वो एग्जैक्टली जो डॉली थी वो इस शिप की तरह दिख रही थी। अब ऐसा क्यों हुआ? वजह ये थी क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो इस शिप से लिया गया था, इसलिए जो डॉली है उसमें पूरे के पूरे प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टर्स इस शिप की तरह थी, ना कि इस शिप की तरह। डॉली ने इसी शिप के द्वारा जन्म लिया, पर उसके प्रॉपर्टीज़, उसका फिजिकल अपीयरेंस टोटली सिमिलर था इस शिप के द्वारा। वजह ये थी क्योंकि न्यूक्लियस इस शिप से लिया गया था। वहीं पर अगर हम न्यूक्लियस इस शिप से ले रहे और आउटर कवरिंग अगर इससे ले रहे तो डॉली पूरी की पूरा इसकी तरह दिख रही। यहाँ पर एक ही चीज़ मैंने, न्यूक्लियस जिसका रहेगा क्लोन उसी की तरह दिखेगा, इसलिए जो डॉली थी वो इसकी तरह दिख रही थी। सो जो भी आप क्लोन बना रहे हो उसमें आउटर कवरिंग किसकी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, न्यूक्लियस किसका है वो इम्पोर्टेंट है। जिसका न्यूक्लियस रहेगा तो क्लोन उसी की तरह, एग्जैक्ट कॉपी उसी की तरह बनेगी या उसी की तरह दिखेगा जो भी क्लोन रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट अ डॉली क्लोन शिप। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक at a process called as budding. Budding is a type of asexual reproduction, and in this budding, new individuals develop through a bud. That's why it is known as budding. जो बडिंग है वो एक टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहाँ पर गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, और जो एक नया इंडिविजुअल बनता है या फिर जो नया लिविंग थिंग बनता है यहाँ पर एक बर्ड की तरह बनता है। BUD एक बर्ड के फॉर्म में वो डेवलप होता है। अब बर्ड क्या होता है? BUD। अब ये जो बर्ड होता है एक प्रकार का स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन है, मतलब एक छोटी सी उभाड़ होती है, एक छोटा सा आउटकम होता है, एक छोटी सी आउट ग्रोथ होती है एक पेरेंट के बॉडी के ऊपर। अब ये पेरेंट की बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर एक छोटा सा बल्ब लाइक प्रोजेक्शन रहेगा जिसे हम बर्ड कहेंगे। धीरे धीरे ये ग्रो होगा, ये इस तरीके से धीरे धीरे ग्रो होगा, और जब फाइनली फुल्ली मैच्योर हो जाता है तो वो अपने आप को पेरेंट के बॉडी से डिटैच कर लेता है, मतलब सेपरेट आउट कर लेता है। सो सबसे पहले एक पेरेंट की बॉडी रहेगी, उस पर एक छोटा सा बल्ब लाइक प्रोजेक्शन आएगा जिसे हम बर्ड कहते हैं। उसके बाद में ये बर्ड धीरे 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 ग्रो होगा, और जब ये फुल्ली ग्रो हो जाता है तो अपने आप को पेरेंट के बॉडी से डिटैच कर लेता है। यहाँ पर एक नया इंडिविजुअल एक बर्ड के फॉर्म में डेवलप हो रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है बडिंग। और बडिंग जो है इट्स एन टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। So in the last we are going to learn about the binary fission. So before moving to this topic or having discussion, first of all we should look at this word binary and fission. Binary का बाय का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है टू, और फिशन का मतलब होता है सेपरेशन। मतलब अगर कोई इंडिविजुअल अपने आप को दो पार्ट्स में सेपरेट कर रहा हो तो हम कहेंगे कि ये इंडिविजुअल या फिर ये लिविंग थिंग बाइनरी फिशन की प्रोसेस से जा रहा है या फिर गुजर रहा है। मतलब अगर कोई इंडिविजुअल अपने आप को दो पार्ट्स में सेपरेट करता है तो हम कहेंगे कि ये जो इंडिविजुअल है ये बाइनरी फिशन की प्रोसेस से जा रहा है। तो इन सिंपल वे बाइनरी फिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को दो इक्वल पार्ट्स में या फिर दो पार्ट्स में सेपरेट आउट कर लेता है। उसके बाद में बाइनरी फिशन जो होता है एक प्रकार का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ पर भी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, जैसे कि हमने पिछले इसमें देखा कि बडिंग में भी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है और वो भी एक टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इन द सेम वे ये भी एक प्रकार का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। उसके बाद में इस प्रोसेस में जो भी ऑर्गेनिज्म है या फिर जो भी लिविंग थिंग है वो अपने आप को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेगा, और उसके बाद में इस प्रोसेस में सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, न्यूक्लियस एक के दो हो जाएंगे, उसके बाद में सेल एक के दो हो जाएंगे, कुछ इस प्रकार से। अब ये पेरेंट अमीबा है और ये इसका न्यूक्लियस है। अब यहाँ पर
सबसे पहले ये जो एक न्यूक्लियस है ये अपने आप को दो कर देगा, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो एक सेल है और दो न्यूक्लियस है। और सेल का ये जो पार्ट होता है, इनसाइड जो पार्ट होता है, इसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। सेल का जो इनसाइड स्पेस होता है उसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। तो बाइनरी फिशन में सबसे पहले न्यूक्लियस एक का दो हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और जैसे न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो उसके बाद में सेल अपने आप को डिवाइड करना चालू कर देती है। तो बाइनरी फिशन में एक सेल रहेगा, उस सेल में का जो न्यूक्लियस है वो सबसे पहले डिवाइड होगा। और जैसे एक सेल में दो न्यूक्लियस हो जाते हैं उसके बाद में सेल का भी सेपरेशन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और बाइनरी फिशन जो है आपको देखने को मिलेगा अमीबा में। अमीबा एक प्रकार की यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होती है।